नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने कल एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर एक टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशंस और उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स किए थे। आज हमारे पास, कल हमने एलसीएम को मोस्टली कंप्लीट कर लिया था, उसकी जो जितनी भी टाइप्स उसके अंदर होती हैं एलसीएम और एलसीएम की। आज हम एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट भी है, सबसे बड़ा, कॉमन एंड फैक्टर। तो मैं एक बार एलसीएम की डेफिनेशन फिर से इसमें रिपीट कर देता हूं। एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन एंड मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या होता है, वो छोटे से छोटी संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो संख्याओं का कम से कम एलसीएम निकलेगा और उन्हीं का एचसीएफ आप निकाल सकते हो। इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उससे छोटी संख्या कोई भी ऐसी नहीं होगी जिनका एलसीएम हमने निकाला था, उनसे पूर्णतः विभाजित हो सकेगी। एचसीएफ क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, देखो, हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब कॉमन जो सभी में होगा, एंड फैक्टर मतलब गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वो बड़े से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को, जो दो या दो से अधिक थी, उनको पूर्णतः विभाजित करेगा। कॉमन कह लो, जैसे आपको कोई दो या इससे अधिक संख्या दे दी जाए और वो कहे कि इनका सबसे बड़ा कॉमन क्या होगा, तो वो बताना होता है। कॉमन तो छोटा भी हो सकता है, लेकिन हमें सबसे बड़ा चाहिए। ये है हमारा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जो होता है वो भाग विधि से, जैसे हमारा एलसीएम भाग विधि से और गुणनखंडन विधि से हम उसको ज्ञात कर सकते थे, ऐसे ही भाग विधि है इसके अंदर और गुणनखंडन विधि है। तो हम उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और उन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे, मतलब उन मेथड्स को अप्लाई करेंगे। भाग विधि से भी उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे और गुणनखंडन विधि से। बहुत ही आसान है, चलिए शुरू करते हैं। तो भाग विधि से या फिर गुणनखंडन विधि से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो मेरे पास हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल महत्तम समापवर्तक का, वो मैं ले रहा हूँ भाई। जैसे हम ले लेते हैं 24, 56 और 96। आप अपनी तरफ से भी कोई भी ले सकते हो। 24, 56 और 96 पहला एग्जाम्पल हम कर रहे हैं आज। महत्तम समापवर्तक 24 और उसके बाद दिया है इसने 56 था क्या, कहाँ गया? 24, 56, 96, 24, 56, 96। अगर इसका एक है हमारे पास गुणनखंडन विधि। महत्तम समापवर्तक को दो विधियों से ज्ञात कर सकते हो। एक तो है गुणनखंडन विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी है भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। गुणनखंडन विधि और भाग विधि। तो पहले मैं गुणनखंडन विधि ले लेता हूं। वैसे के वैसा जैसे हमने एलसीएम में किया था, हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं के अलग अलग उनके गुणनखंड ज्ञात कर ले। गुणनखंड क्या होते हैं? वो छोटे से छोटे अंक या पूर्णांक जो जिसके हमने गुणनखंड निकाले, उनको वो पूर्णतः विभाजित करेंगे। तो उसका तरीका भी मैंने बताया था कल। हमने ऐसे लिखते थे उसको, हम जैसे यहाँ पर 24 का निकालना होगा तो 3 8 24, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो 24 के गुणनखंड बनेंगे 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 24 के गुणनखंड अलग से लिखेंगे तो 2 की 3 लिख देता हूँ, और गुणा में लिख सकते हो आप 3, मतलब ये इसके गुणनखंड होंगे। 2 की 3 गुणा में 3 की पावर 1 कह लो। ऐसे ही 56 के गुणनखंड लिखेंगे हम इसी विधि से। 56 के गुणनखंड लिखेंगे भाई। 2 से करेंगे 28 आएगा, 2 से करेंगे 14 आएगा, ये 7 आएगा। तो इसको आप लिखोगे 2 की 3 गुणा में 7। और 96 के गुणनखंड लिखने होंगे भाई। तो 96 के गुणनखंड क्या आएंगे, ऐसे ही निकालेंगे तो 96। 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 2 8 16, 2 से करेंगे 24 आएगा, 24 दूनी 48 होते हैं, 12 दूनी 24 होते हैं, 2 छिक्के 12 होते हैं, 2 तिया 6, 1 2 3 4 5। तो इसको आप लिखोगे 2 की 5 गुणा में 3 की 1, इनकी पावर 1 लिख सकते हो आप।
अच्छा, अगर हमें एलसीएम की बारी, अगर हमें इनका एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करते थे, हम उसकी जो है अधिकतम पावर ले लेते थे और जिनकी इनके अंदर हम कोई भी पूर्णांक छोड़ते नहीं थे। तीनों, जैसे यहाँ पर 3 अंक दे रखे हैं, तो जैसे अगर इनका एलसीएम निकालना होगा तो अधिकतम पावर 2 की 5 आएगी, यानी कि 2 की 5, और गुणा में फिर न्यूनतम पावर की बात करेंगे तो 3 की न्यूनतम अधिकतम पावर 1 ही है, तो 3 का 3 लिख देते हैं, 1 हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर 7 है, किसी में भी नहीं है, तो कॉमन आपको देखना नहीं है, लेकिन ये देखना है अगर कॉमन भी है, अगर कोई पूर्णांक कॉमन है, गुणनखंड कॉमन है किसी के, जैसे इसमें आधार 2 है, इसमें 2 आधार, इसमें भी 2 आधार, तो आपको अधिकतम पावर लेनी थी। मैं एलसीएम का जिक्र कर रहा हूँ, एलसीएम का, तो वो हम लिख देते थे, और फिर हम जो कॉमन नहीं होते थे उनको भी लिख देते थे, लेकिन पावर बड़े से बड़ी लेते थे और उनकी फिर क्या करते थे, गुणा कर देते थे। तो एलसीएम इसका आएगा 7 और गुणा में आ जाएगा 2 की 5 को फिर 3 से और 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम मिल जाएगा। बट हम कर रहे हैं एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं छोटी सी भाषा में, साधारण भाषा में कह रहा हूं, आपको देखना है उन गुणनखंडों में कॉमन क्या है। कॉमन क्या होता है, कॉमन वो बड़े से बड़ी संख्या होती है जो सभी गुणनखंडों को, यहाँ पर गुणनखंड दे रखे हैं, उन सभी को, या फिर संख्याएं दे रखी हैं तो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो गुणनखंडन विधि से हम आसानी से कॉमन पद यानी कि कॉमन पूर्णांक आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हमने गुणनखंड विधि का चयन किया। तो एचसीएफ यहाँ पर निकालना होगा, तो यहां पर देखिए अगर एचसीएफ निकालना होगा तो आपको क्या करना है, इन सभी में कॉमन, देखो ये कॉमन नहीं है, 7 भी नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 7 भी नहीं है, सिर्फ 2 आधार वाला पद है वो कॉमन है। लेकिन आप अगर यहां पर 2 की 5 अगर एलसीएम की तरह लोगे तो 2 की 5 कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की 5 से न ये भाग जाएगा न ये भाग जाएगा। तो मैंने कॉमन का जिक्र किया, देखो हमारी भाषा में हम कॉमन लेते थे, वो मेथड यहां पर है। तो यहां पर कम पावर वाला कॉमन होगा, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, तो कम घात क्या है, 2 की पावर 3। तो यही इसका एचसीएफ है भाई, ये एचसीएफ है इसका। 2 की 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा, यानी कि 8 इसका, इन सभी का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इन तीनों का गुणनखंडन विधि से एचसीएफ हमने क्या परिभाषा बताई थी, 2 या 2 से अधिक संख्याएं। तो यहां पर 2 से अधिक संख्याएं ये हैं 3 हमारी, ये संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं 24, 56 और 96 का एचसीएफ क्या होता है, क्या होगा हमारी परिभाषा की अगर हम बात करें, 24, 56, 96 का महत्तम समापवर्तक वो बड़े से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करेगी, और वो 8 है भाई, बड़े से बड़ी संख्या। अगर 8 से बड़ी और कोई लेके देखो, 9 लेके देखो या 10 लेके देखो, 8 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को भाग करे। हो सकता है तो कोई किसी 2 को कर दे या किसी 1 को कर दे, लेकिन इससे बड़ी संख्या नहीं, छोटी हो सकती है। जैसे 2 से तीनों भाग जाते हैं, और शायद 3 से भी तीनों जाते हैं, शायद 3 से शायद 56 नहीं जाता, तो 4 से देखो 4 से भाग जाते हैं ये चार तीनों के तीनों। लेकिन हमें बताना है बड़े से बड़ा, तो पेपर में ये कंफ्यूज करने वाला फैक्टर होगा। पेपर में अगर ऑप्शन आ जाते हैं तो हो सकता है अगर इनका एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ तो रियल में 8 है, बड़े से बड़ी संख्या इन तीनों को भाग करने वाली 8 है, तो परिभाषा का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वास्तव में एचसीएफ क्या है, हो सकता है ऑप्शन में 4 भी दे रखा हो और आप सोचो 4 से तो तीनों भाग जा रही हैं, तो और गलती से हम 4 कर दें तो फिर वो गलत हो जाएगा। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा। तो 24, 56, 96 का मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हैबिट है मेरी रिपीट करने की। 24, 56, 96 का एचसीएफ वो बड़े से बड़ा अंक या पूर्णांक या संख्या होगी जो दी गई तीनों संख्याओं को 24, 56, 96 को पूर्णतः विभाजित करेगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड था। गुणनखंडन विधि से हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। और एक विधि है, देखो गुणनखंडन विधि इसके ऊपर आसानी से लग गई, बिल्कुल आसानी से लग गई, लेकिन अगर ये संख्याएं थोड़ी बड़ी होती, 3 अंकों में, 4 अंकों में या फिर 5 अंकों में होती, तो फिर गुणनखंडन विधि यहां पर अप्लाई करना कर तो देते हम, लेकिन मुश्किल हो जाता, या फिर कुछ अभाज्य संख्याएं भी आ जाती। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता नहीं है,
आप तो जानते ही हो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका कोई गुणनखंड नहीं बनता, एक और सम के अलावा वो किसी से विभाजित नहीं होती। अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने हमारी संख्या पद्धति में पढ़ा था। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं से और एक से, इनके अलावा, दो संख्याओं के अलावा, खुद से और एक के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। और जो एक से और खुद से विभाजित होगी उसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, उनके गुणनखंडन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस तरह की संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे सुटेबल मेथड है भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड। अगर मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं डिवीजन मेथड लगा दूं, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से करूं, देखो गुणनखंडन विधि से इसका उत्तर 8 आया, तो भाग विधि से भी 8 आना चाहिए। तो भाग विधि से हम इसका गुणनखंडन एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो कोई भी दो ले लो, लेकिन एक बात याद रखने की है, पहले आप कोई भी दो पद चूज करते हो, अगर 3 दे रखी संख्याएं, 2 दे रखी हैं, 4, कितनी भी हो चाहे संख्याएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 दे रखी हैं, तो आप सबसे बड़ी दो संख्याओं को लीजिए, क्योंकि आप दो संख्याओं को ही आपस में भाग कर सकते हो। तो भाग विधि क्या है, बड़ी संख्याएं हमारे यहाँ पर 56 और 96 हैं। अब क्योंकि 96 बड़ी है सबसे, तो 56 इधर लिखना पड़ेगा, 56 को भाजक बनाना पड़ेगा, क्योंकि 96 से तो 56 भाग जाएगा नहीं। बड़ी संख्या कोई भाग कर सकते हैं ना छोटी से, छोटी को बड़ी से नहीं कर सकते हम। तो भाग करेंगे तो ये हमारा भाज्य है, आप सभी को पता होगा ये भाज्य है, और ये क्या है, भाजक, डिविजर है ये। 56 एकम 56, घटाएंगे 0 बचेगा, 9 में से 5 गया 4। अब देखो ये इससे छोटा बच गया। अब ये पहले भाजक हमारा 56 था, अब 40 को तो बना दो भाजक और भाज्य बन जाएगा 56, यहाँ पर 56 आ जाएगा। 40 से इसको भाग करेंगे, 40 एकम फिर 40 हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 16। अब ये 16 इस 40 से भाग नहीं जाएगा, छोटा हो गया, तो अब 16 भाजक बन जाएगा, 40 हमारा भाज्य बन जाएगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि शेष शून्य न बच जाए लास्ट में। तो 16 से इसको भाग करेंगे, 16 दूनी 32, तो ये 32 आ गया, और 32 में से घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब 8 भाजक हो गया और भाज्य हमारा 16, 8 दूनी 16 कट गया। लास्ट में भाजक कौन था, 8। तो अगर वो कहे 56 और 96 का एचसीएफ क्या होगा, 56 और 96 का एचसीएफ होगा 8, अगर इन दो के बारे में पूछे तो। लेकिन क्योंकि उसने तो 24 भी दे रखा है, तीसरी संख्या भी दे रखी है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। जो एचसीएफ मिला उसका और इसका एचसीएफ निकाल दो। अब भाग विधि से ही कैसे, 24 बड़ी है 8 से, 24 बड़ी है 8 से, तो 24 को भाग करेंगे 8 से, 8 दिया 24, ये तो कट गया, इसी से काट दिया, तो अंतिम भाजक इनमें भी क्या हुआ, 8। तो 24, 56, 96 का भाग विधि से भी एचसीएफ कितना मिला, 8। 8 वो बड़े से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो ये हमारी भाग विधि थी। आप देखो ये तो थोड़ा सा छोटा था, अगर बड़ी संख्याएं ले ले, जैसे मैं एक भाग विधि से कोई बड़ा क्वेश्चन करें जिसमें डिजिट्स 2 या 3 से ज़्यादा डिजिट दे रखे हों, तो उनका उदाहरण मैं ले लेता हूं। उदाहरण है भाई, जैसे 344 है, देखो 344 और 1032 और 1806। देखो इनके गुणनखंड तो हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों ही भाज्य संख्याएं हैं, आपको दिख भी रही होंगी, तीनों ही 2 से भाग जाती हैं, भाज्य संख्याएं हैं, गुणनखंडन विधि से आप निकाल सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर पेपर में आते हैं तो आप भाग विधि से करिए। या फिर देखो एक चीज़ देखने वाली ये है कि अगर आपको भाग विधि भी नहीं आती और आपको गुणनखंडन विधि भी नहीं आती, तो एक तुक्का विधि ये है कि आप ऑप्शन ले लीजिए, 4 ऑप्शन पाएंगे, हो सकता है उनमें चारों मशीन में से कोई नहीं भी हो, तो 3 ही बचे, लेकिन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, उनसे भाग करके देखना कि किन किन संख्याओं से, मान ली चारों संख्याएं हैं और चारों से ही ये तीनों संख्याएं भागजारी हों, तो आपको सबसे बड़ी ले लेनी है, आपका उत्तर आ गया। लेकिन क्योंकि हम तो मेथड सीख रहे हैं तो हमें सीखना चाहिए, तो अगर इनका भाग विधि से निकालेंगे तो आसान रहेगा एचसीएफ निकालना। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यही रिपीट किया था कि हम पहले तो उन संख्याओं को लेंगे जो उन सभी में बड़ी हैं। तो इनमें सबसे बड़ी 2 संख्याएं ये हैं, यानी कि 1806 को आप भाज्य बनाइए, 1032 को आप भाजक बनाइए। 1 पर जाएगा भाई, ये 1032, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, और ये
क्या था ये 774 बच जाएगा। अब ये भाजक बन गया हमारा और भाज्य क्या बन जाएगा 1032, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया ना इससे, तो आगे तो भाग जाएगा नहीं। तो हमारा भाज्य क्या बनेगा 1032, ये एक पर फिर जाएगा भाई 774, 2 में से 4 घटेगा नहीं तो 80 लेनी पड़ेगी, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, और 2 में से 7 फिर नहीं घटेगा, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 258 छोटा हो गया इससे 774 यहाँ आ जाएगा। और 258 से देखो भाई कितना आएगा, 2 तिया 6, 3 से देखो 3 8 24, 2 3 5 15 और 2 17, 1 3 2 6 1 7, पूरा कट गया भाई 3 पे, ये 774 कट गया। तो अंतिम भाजक क्या था 258, 258 हमारा अंतिम भाजक था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दो संख्याएं ये दे रखी होती तो इनका HCF क्या होता, इनका HCF होता 258। लेकिन क्योंकि यहां पर तो तीसरी संख्या भी दे रखी है तो फिर हम क्या करेंगे 344 और 258 का HCF पिछले क्वेश्चन की तरह अलग से निकाल लेंगे। अब 344 258 से बड़ा है तो हमारा भाज्य बनेगा 344, और इसको आप 258 से भाग करिए, एक पर जाएगा भाई ये 258, 14 में से 8 गया तो 6 बचेंगे, और 14 में से 8 गया 6, और 13 में से 5 गया तो 8, तो 86 बचेगा। अब 258 यहाँ पे आ जाएगा, शायद ये 3 पे जाए, शायद 6 3 18 का 28 1 6 3 18 और 8 या 24 1 25 गया ये 3 के ऊपर पूरा, तो 86 अंतिम भाजक क्या बचा हमारा 86। तो 344 1032 और 1806 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 86 होगा। तो 86 वो बड़े से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करती है, या फिर ये कह लो कि इन तीनों में कॉमन है, बड़े से बड़ी कॉमन को हम HCF कहते हैं। एक टाइप हमारी ये थी, टाइप नहीं सॉरी, ये विधि थी हमारी गुणनखंडन विधि और भाग विधि द्वारा। लेकिन ये विधि जो है हमारे जो पूर्णांक आएंगे या दशमलव वाले संख्याएं आएंगे या फिर जो है अंश बटे हर वाली भिन्न आएंगी, उनको निकालने के तरीके जैसे हमने LCM में बताए थे वैसे इसके अंदर भी रूल हैं। तो हमारी नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं जिसमें अलग टाइप आ जाती है क्वेश्चन की कि उनका HCF हम कैसे ज्ञात करें। तो हमारी जो अगली टाइप जो है हमारी वो ले लेते हैं भाई हम दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो जैसे पहला उदाहरण दे रखा है 3.6 का इस बुक में 0.48, ये इनका HCF ज्ञात कीजिए। 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं ये 3 वाला ले लेता हूँ, चलो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। 3 ये ले लेते हैं 0.24 यानी कि 0.24, 0.06 ले लिया, और तीसरा है 0.018 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या होगा। सबसे पहला कार्य हमारा ये है कि हम इनके दशमलव हटाएं। एक बार हम दशमलव हटाएं, तो मैं वैसे डायरेक्ट नहीं हटाऊंगा दशमलव हटाने का हमारा पर्पज ये है कि जैसे हमने LCM में किया था, हमने उसी मतलब दशमलव के बाद में जिन संख्याओं में दशमलव ज़्यादा संख्याएं छोड़ करके आता है उसी से सभी को गुणा करना है। हमने ऐसे ही LCM में किया था। उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 अंकों के बाद में 10 दशमलव है तो यहाँ पर इसके नीचे 1000 आएगा। अगर हम दशमलव उठाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ के दशमलव है तो यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ पर भी 100 आएगा। तो सबसे ज़्यादा डिजिट 0 का कितने आए ये। तो इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई, यानी कि क्यों ना मैं इसको 24/100 करूँ, 1000 से गुणा कर दूंगा तो आसान रहेगा। 2 0 कट जाती हैं, 10 गुणा में आएगा तो ये आएगा 240 आ जाएगा भाई। और ये इसके नीचे ये आएगा 6/100, और 1000 से गुणा इसको भी करेंगे तो 2 0 इसकी कैंसिल, 6 दाए ये आएगा 60 भाई, और ये 1000 से 1000 कट जाएगा, ये 18 आ जाएगा। अगर दशमलव देखो दशमलव उठाएंगे तो इसके नीचे 1000 आएगा, 1000 से गुणा करनी है तो 1000 से 1000 कट गया, दशमलव उठा ही लिया हमने, 18 बचा अकेला। तो हमें अब इसका LCM निकालने में आसानी रहेगी दशमलव उठाने के बाद में, मतलब उससे गुणा करने के बाद में सबसे बड़े डेसिमल वाला जो हमारा गुण जो नीचे आया था संख्या, जैसे 1000 आया था तो 240, 60 और 18 का HCF निकालना है। तो आप इसको गुणनखंडन विधि से भी निकाल सकते हो, आसान है, दोनों में ही भाग विधि से भी निकाल सकते हो। जैसे 18 को आप क्या लिख सकते हो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 नहीं आएगा भाई, 2 गुणा में 3 की 2 आएगा, ये 9 दूनी 18, और इसके गुणनखंड आएंगे 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 गुणा में
3 गुणा में 5, तो क्यों ना मैं इसको लिखूं 2 की 2 गुणा में 3 गुणा में 5, एक एक पावर लिख देता हूं, इसकी भी पावर 1 लिख दी। और इसके फैक्टर बनेंगे भाई 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 करेंगे तो 8 से करेंगे इसको, 8 या 30 आए ना, तो 30 को 15 गुणा में 2 लिखेंगे, 1 2 और आ जाएगा, और 5 तो ये 15 आ जाएगा। 5 गुणा में 3, आप एक वो मेथड बताया था ऐसे वाला, उससे भी कर सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट कर दिए ये 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 1, तो एक तो हमारा गुणनखंडन ये आया, एक संख्या गुणनखंड ये आए, और एक गुणनखंड है ये वाले। तो इसमें कॉमन देखो क्या है, दो कॉमन बेस तीनों में है, तो सबसे छोटा जिस जो कॉमन बेस है उसकी सबसे छोटी पावर, एचसीएफ में हमने यही सीखा था, सबसे छोटी पावर, तो वो क्या है 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1। और 3 भी कॉमन है भाई, देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 की 2 है, तो इसमें भी 3 की पावर छोटी क्या है 3 है, 3 की पावर 1 है यानी कि छोटी पावर, तो 2 तिया 6 इसका और क्या होगा एचसीएफ होगा। एचसीएफ 6 वो बड़े से बड़ी संख्या है जो इन सॉरी अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि डेसिमल में था ना, तो हमने इन सभी को 1000 से गुणा किया था ना भाई, 1000 से गुणा किया था, तो हमने क्या करना है अब ये 6 जो मिला हमें एचसीएफ इन संख्याओं का 240 60 और 18 का, इसको 1000 से ही भाग करना है। 1000 से भाग करेंगे तो 3 छोड़ के दशमलव लगेगा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, दशमलव यहाँ लग गया। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जीरो लगा सकते हो, इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा डेसिमल ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे ये 2 जीरो लगाना जरूरी है। यहाँ पर नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, लगाओगे तो भी ठीक है। तो 0.006 इसका एचसीएफ होगा, 0.006, हाँ यही है इसका एचसीएफ। अच्छा, इसको भाग विधि से करना चाहो तो भाग विधि से भी कर सकते हो, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, वैसे ही दशमलव हट जाएगा, 240 60 और 18 का आप भाग विधि से एचसीएफ निकाल सकते हो। तो डेसिमल का कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया होगा। डेसिमल का अगर एक इसके अंदर टाइप बचती है हमारी भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालें, तो भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाला था, ठीक वैसे इसका निकलेगा। भिन्नों का एलसीएम क्या होता है, भिन्नों का एलसीएम होता है अंशों का तो एलसीएम निकाल दो और हरों का एचसीएफ से उसको भाग कर दो। एलसीएम क्या था, भिन्नों का एलसीएम, जिसका एलसीएम निकालना होता है ना वो अंशों का निकलेगा, एचसीएफ निकालना होगा तो भी अंशों का ही निकलेगा, नीचे उसका अपोजिट वाला आएगा। यानी कि अगर हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ निकालेंगे हम, अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालें तो वो क्या होगा, अंशों का एचसीएफ डिवाइडेड बाई हरों का एलसीएम, बस ये करना है आपको, उत्तर आ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं भाई, हमारा एग्जांपल है 4/5 और 8/15, 8/15 और 2/25, 2/25। अगर इनका एचसीएफ निकालना होगा, अगर इनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक निकालना होगा तो आपको क्या करना है, 4 8 और 2 का तो निकलेगा एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा 5 15 25 का एलसीएम। तो ये तो ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं है, हम मुंह जबानी एलसीएम और एचसीएफ बता सकते हैं दोनों का, ऊपर और नीचे का, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो 4 8 और 2 का एचसीएफ होगा 2। कॉमन देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ा कॉमन इन दोनों में क्या है, तीनों में क्या है 2 है, 2 वो बड़े से बड़ी संख्या है जो तीनों को भाग करेगी। और 5 15 25 का एलसीएम क्या होगा, 5 15 25 का एलसीएम 25 दूनी 50, 25 दिया 75, तो वो होगा 75, निकाल के देख लेना 75 आएगा। तो 2/75 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होता है, बड़े छोटे छोटी संख्या जो सबसे खुद भाग जाएगी, खुद 75 वो छोटे छोटी संख्या है जो 5 से भी भाग जाती है, 15 से भी भाग जाती है, 25 से भी भाग जाती है, और 2 वो बड़े से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को भाग करेगी, ये बात याद रखने की है। तो भिन्नों का एचसीएफ क्या होगा, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, और भिन्नों का एलसीएम क्या होता है, अंशों का एलसीएम, नीचे एचसीएफ आ जाएगा हरों का, बस यही है याद रखने के लिए। नेक्स्ट टाइप जो हमारी है वो है अगर
क्या दे दिया जाए, अगर घातांक वाले पद दे दिए जाएं, घातांक वाले पद, जैसे उदाहरण के लिए 9 की पावर 2, घातांक वाले पद दे दिए जाएं और उनके आधार बराबर हों, 9 की पावर 4, तीसरा पद दे दिया 9 की पावर 10 और फिर चौथा पद दे दिया 9 की पावर 15। यहां पर आधार बराबर, आधार 9 9 9, जब आधार बराबर हों तो देखो भाई एचसीएफ निकालना है। मैं फिर वही बात कहूंगा, कॉमन। कॉमन क्या होता है, जो इन सभी चारों को भाग करे, बड़े से बड़ा पद इनमें बताना हो। अगर आपसे कोई कहे इनका कॉमन बताइए, बड़े से बड़ा कॉमन, बड़े से बड़े कॉमन का मतलब जो इन चारों को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः इसको डिवाइड कर दे, तो वो संख्या है 9 की पावर 2। ये सबसे बड़ी संख्या है 9 की पावर 2, जो इन सभी को भाग करेगी। अगर 9 की पावर 2 से बड़ी संख्या लोगे ना, जैसे आपने 3 ले लिया या 4 कह दूं मैं, या फिर 9 की पावर 15 कह दूं, तो वो इन सभी को भाग नहीं कर सकती। 9 की 15 सिर्फ ये भाग जाएंगी, ये बाकी छोटी संख्या रहेगी। छोटी संख्या बड़ी संख्या से भाग जाएंगी नहीं। समझ आ रही है बात? तो अगर आधार बराबर हो, पावर धनात्मक होनी चाहिए। आपको मैंने कल भी रिवाइज इस बारे में डिस्कस किया था कि अगर पावर धनात्मक है तो सबसे बड़ी पावर वाला बड़ा पद होगा, छोटी पावर वाला छोटा होगा। लेकिन अगर वो घात या पावर ऋणात्मक है तो जितना बड़ा ऋणात्मक पद होगा उसका, वो उतनी छोटी होगी। बड़े वाला छोटा अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे आएगा ना भाई उसके, तो नीचे जितनी बड़ी संख्या से डिवाइड होगा वो उतनी छोटी हो जाएगी। तो अगर इसी की पावर माइनस कर दिया जाए, अगर 9 का -2 कर दिया जाए, 9 का -4 कर दिया जाए, इसको मैं छोड़ देता हूं, और 9 की पावर -10 कर दिया जाए, 9 की पावर -15 कर दिया जाए, तो सबसे बड़े से बड़ी संख्या जो इनको भाग करेगी वो सबसे छोटा पद, सबसे छोटा, देखो हमने सबसे छोटी घात ली थी 9 की पावर 2, अब की बार सबसे छोटी घात ये है, तो इसका एचसीएफ 9 की घात 15 आएगा। ये एचसीएफ आएगा इसका, और इसका एचसीएफ ये आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा माइंड में। पावर की घात माइनस में जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी, और प्लस वाला क्या होगा, बड़े वाली बड़ी, छोटे वाली छोटी। तो माइनस में उल्टा है। क्यों उल्टा है, देखो उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर इसको आपको लिखना होगा तो आप इसको 9 की पावर 2 लिखोगे, इसको आप 9 की पावर 4 लिखोगे, इसको 1/9 की पावर 10। हमने पढ़ा था कि पावर प्लस हो जाएगी अगर अंश को हर को अंश बनाएंगे, तो हमने पढ़ा था इस बारे में। तो ये 9 की पावर 15। अगर इसमें कॉमन लेना होगा तो क्या आप इसमें क्या कॉमन लोगे, अगर इसमें से कॉमन लेना होगा तो या फिर ये समझ लो कि ये सबसे बड़ी संख्या है। क्यों है बड़ी, क्योंकि 1 को 81 भाग करेगा। 9 की 2 81 होता है, और ये कितना होता है 81 गुणा 81, 81 गुणा 81, 9 की 4 है ना, तो 81 गुणा में 8 एकम 8, 8 8 64, ये तो बहुत बड़ी संख्या आई। 8 8 16 का छिक्का, असल 1 5 और 6561 आई, या 1/6561। तो ये संख्या देखो, जितनी पावर बढ़ेगी उतनी नीचे वाली संख्या बढ़ेगी, और नीचे वाली संख्या बढ़ेगी उतनी ही वो संख्या, ये संख्या जितनी बड़ी होगी ये संख्या ऊपर वाली उतनी ही छोटी होगी। तो 9 की पावर 15 नीचे करने से ये संख्या सबसे बड़ी है नीचे वाली, तो ऊपर वाली संख्या को उतना ही छोटा बनाएगी। तो सबसे छोटी संख्या ये हुई। अगर कंपेयर की बात करें, देखो कई बार क्या पूछ लेते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, या फिर अवरोही में लिखिए, तो 1/9 की 15 सबसे छोटी है। तो कॉमन क्या होगा, 1/9 की 15, 1/9 की 15 से सारे भाग चले जाएंगे। आप करके देख लेना, आप करके देख सकते हो। तो 9 की घात -15 इसका एचसीएफ होगा। अच्छा जी, अब यहां पर आधार बराबर थे, चाहे वो पावर धनात्मक थी या फिर ऋणात्मक। लेकिन यदि आधार बराबर ना हो, यानी कि आधार बराबर नहीं है, या फिर ऐसी संख्या दे दी जाए जिनके कॉमन हम नहीं निकाल सकते। उदाहरण दे देता हूं मैं, छोटा उदाहरण देता हूं, आपके दिमाग में बैठेगी। जैसे मैं 7 ले लूं, या फिर 11 ले लूं, या फिर 17 ले लूं, या फिर 19 ले लूं, इनका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। एलसीएम तो मैंने जिक्र कर दिया था कल क्या होगा, बट एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम तो मैंने बताया था, सबके गुणा कर दो एलसीएम आ जाएगा। ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते। तो यदि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी अंक या डिजिट या कुछ भी, कोई भी संख्या छोटी बड़ी नहीं है जो इन सभी को विभाजित कर सके, क्योंकि पहले से ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, तो जिनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा तो हम एचसीएफ ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन एक होता है, क्योंकि ये सारी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं, तो एचसीएफ भी
क्या होगा 1, या अपनी आम भाषा में समझ लो अभाज्य संख्याओं के गुण का जो HCF होगा वो हमेशा क्या आएगा 1। याद रखने वाली बात। एक इसमें याद रखने वाली बात और है, और वो ये है कि जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, फिर आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं कोई भी दो संख्याएं, जैसे एक संख्या मैंने 16 ले ली, एक संख्या मैंने 20 ले ली, छोटी संख्या लूंगा, माइंड में क्लियर हो जाता है उससे। देखो अगर मैं इनका HCF निकालूं या फिर LCM निकालूं, HCF निकालिए, इसका और इसका HCF है बड़े से बड़ी संख्या। HCF क्या होता है? बड़े से बड़ा अंक, यानी कि पूर्णांक या संख्या जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करे, और वो संख्या 4 है तो HCF 4 होगा। LCM की बारी करें, LCM क्या होती है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाएगी, और वो मैं दूंगा भाई आई थिंक 80 है वह संख्या। और ना तो आप निकाल सकते हो 16 20 करके, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 2 दाएं 20 आएगा, 2 चौके 8, 2 5 10 आएगा। और ये आप यूं का यूं लिख दो, क्योंकि ये दो ऐसी कोई संख्या है नहीं जो दोनों को भाग कर सके, तो इन सभी की गुणा कर दीजिए बार बार की। 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 5, 2 दूनी 4 चौके 16 5 80। देखो 80 आया ना भाई। 80 वो छोटे से छोटे संख्या है जो सभी से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर अब देखिए, आप LCM और HCF का मल्टीप्लीकेशन ज्ञात करिए। LCM और HCF का वो आएगा 4 गुणा में 80, यानी कि 8 चौके 32, 320 आया। और हमारी जो दी गई संख्याएं थी जिनका हमने LCM और HCF निकाला था, उनकी गुणा करिए 16 गुणा में 20, तो 16 दूनी 32, ये भी 320। क्या ये बराबर नहीं है? ये दोनों बराबर हैं। तो इससे हमारी क्या डेफिनेशन बन जाती है कि अगर दो संख्याएं x और y हों, या a और b हों, कुछ भी मान लो, अगर मैं इन संख्याओं को x मानूं, इसको y मानूं, तो दो संख्याओं का गुणनफल और उनके LCM और HCF का गुणनफल होता है बराबर। तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है x गुणा में y बराबर LCM गुणा में HCF। अगर ये जो हमारी जो ये एक इक्वेशन जो बनी है, इससे हम क्या समझते हैं कि यहां पर 4 टर्म्स हैं, x y LCM HCF। 4 में से कोई भी 3 दे दे तो चौथी निकाल सकते हो। अगर एक पद दे दिया और उनका LCM HCF दे दिया, दूसरा पद निकाल लेंगे। दूसरा दे दिया LCM HCF दे दिया तो पहला निकल जाएगा। LCM दे दिया, दोनों संख्याएं दे दी, और HCF निकालना वो निकल जाएगा। आप समझ गए होगे, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। अगर इन दोनों का गुणनफल दे दिया और एक LCM दे दिया तो HCF निकल जाएगा। इन दोनों का गुणनफल दे दिया और HCF दे दिया तो LCM निकल जाएगा। तो मैं उदाहरण ले लेता हूं क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है भाई। दो संख्याओं का गुणनफल बोर्ड क्लियर कर दूं। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल है भाई 20,000 दे रखा है। ये 20,000 हो गया। उनका LCM 800 है, लघुत्तम समापवर्तक दे दिया 800, तो HCF ज्ञात करना है। तो आपको तो पता ही है x गुणा में, ये x की गड़बड़ होती है तो क्यों ना हम x डॉट y लिख दें बराबर LCM डॉट HCF। इनके बीच में गुणा लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x y अलग अलग तो दी नहीं, उनका गुणनफल दे दिया, तो इन दोनों की जगह पे आप पुट कर सकते हो 20,000। ये 20,000 हो गया बराबर LCM 800 है, ये पुट कर दिया, गुणा में HCF निकालना है। तो ये HCF इसके गुणा में है, सॉरी ये 800 HCF के गुणा में है, तो ये इसके इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो HCF किसके बराबर हो जाएगा? 20,000 बटे 800। काट लो, 2 0 कट गई, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 और 8 5 40, तो HCF क्या हो जाएगा? 25। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और भी ले लेता हूं मैं इसका, जो इंपॉर्टेंट है, ये आता है इस तरह का, पेपर में आ चुका है कई बार, तो उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। अनुपात दे रखा है इसमें, दो संख्याओं में अनुपात दे दिया, दो संख्याओं में अनुपात। क्वेश्चन क्या है भाई? दो संख्याओं में अनुपात
दो संख्याओं में अनुपात दे रखा है 5:6 का अनुपात दे रखा है। यदि उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 9 और 2 70 हो, मतलब HCF दे रखा है 9 और LCM दे रखा है, HCF तो 9 दे रखा है भाई और लघुत्तम दे रखा है 270, यानी कि LCM 270 दे रखा है। तो संख्याएं क्या हैं? तो जब अनुपात दे दे और इस तरह की कंडीशन जनरेट करे तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि माना एक संख्या, इन दोनों को x से गुणा कर दो, मल्टीप्लायर ले लो इनका, x का पता नहीं हमें, तो 5x और 6x वो संख्याएं मान लेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, हमारी डेफिनेशन जो आई थी 5x गुणा में 6x, संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या 5x दूसरी 6x, इनका गुणनफल किसके बराबर होगा? इन दोनों संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर। ये डेफिनेशन हमने सीखी थी। इसकी गुणा करेंगे तो ये 30x की 2 बराबर 9 गुणा में 270, या एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। 30 गुणा में है, नीचे भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट गई, 3 में 27, तो x की 2 बराबर 9 की पावर 2 लिख दूं या 81 लिख दो, एक ही बात है। वर्ग से ये वर्ग कट गया, अगर 81 लिख देते तो वर्गमूल कर लेते, दोनों तरफ बात बराबर है। तो x का मान क्या आया? 9। अब हमने संख्या क्या मानी थी भाई? एक 5x मानी थी, एक 9x मानी थी। x का मान पुट करके देख लो। 5x का क्या मतलब है? 5 गुणा में x है, x का मान 9, 45, और 9 गुणा में 9 करेंगे तो ये 81 आएगा। तो हमने दो संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ किसका अनुपात था? देखो याद रखने वाली बात है, दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है। तो एक संख्या हो जाएगी हमारी 45 और दूसरी हो जाएगी 81। अगर आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहो तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देखो। एचसीएफ 9 आना चाहिए और एलसीएम 270। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन हमारा ये था जो इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशंस, और मैंने कुछ उनके क्वेश्चंस कराए। इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो जो हमारा कल आने वाला है उसमें हम करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आज का बताया गया वीडियो में जितनी भी ट्रिक्स या जो मैंने मेथड बताए वो आपको समझ में आए होंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।